नमस्कार, फोकस रूम प्रो में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। आज के इस इन डेप्थ एनालिसिस का इस डीप डाइव का विषय है डेवलपमेंट यानी विकास। बिल्कुल। और ये विषय उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। वही तो, हमारा मिशन आज एग्जैक्टली यही समझना है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ जीडीपी नंबर्स और बैंक अकाउंट्स को बड़ा करना नहीं है। इसके अंदर ऐसी डायमेंशंस छुपी हैं जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को फंडामेंटली डिफाइन करती हैं। राइट। और हमारे सोर्सेज में आज कुछ डिटेल्ड एकेडमिक टेक्स्ट्स और वर्ल्ड बैंक तथा यूएनडीपी के डेटा फिगर शामिल हैं। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी डिटेल क्लियर कर दूं। इस चर्चा में सभी की टॉपिक्स को इंग्लिश में रखा जाएगा और हमारी पूरी बातचीत एक नेचुरल बाइलिंगुअल लैंग्वेज मतलब इंग्लिश और हिंदी के मिक्स में होगी, ताकि सब कुछ आसानी से समझ आए। जरूरी भी है क्योंकि टर्मिनोलॉजी मोस्टली इंग्लिश में ही वाइडली यूज होती है। एग्जैक्टली। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर डेवलपमेंट का मतलब किसके लिए क्या है? ये एक्चुअली सबसे फाउंडेशनल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आमतौर पर देखा जाए तो लगता है कि फैक्ट्रीज बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं तो देश डेवलप कर रहा है। राइट। लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर, तो रियलिटी काफी फ्रैगमेंटेड नजर आती है। I mean, समझ नहीं आता कि किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान है ना? वही तो, नेशनल प्रोग्रेस कभी भी एक मोनोलिथिक कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये अक्सर कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस पर खड़ा होता है। ये कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस वाला एंगल ना मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। हम सोसाइटी को एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं, पर सच्चाई ये है कि सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट टकराते हैं। बिल्कुल टकराते हैं। एक लैंडलेस रूरल लेबरर का एग्जाम्पल लेते हैं। उसका प्राइमरी डेवलपमेंट गोल क्या होगा? बेटर डेली वेजेस, राइट? लगातार काम मिले और गांव में एक अच्छी पब्लिक स्कूल फैसिलिटी हो उसके बच्चों के लिए। हाँ, जिससे वो सोशियो इकोनॉमिक लैडर पे थोड़ा ऊपर आ सके। एग्जैक्टली। लेकिन उसी गांव के एक प्रॉस्परस फार्मर को देखिए, उसका गोल बिल्कुल ऑपोजिट है। I mean, फार्मर को तो प्रॉफिट चाहिए। हाँ, और उसका प्रॉफिट मार्जिन डायरेक्टली इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी इनपुट कॉस्ट कम हो, जिसका सीधा मतलब है चीप लेबर। राइट। तो एक का डेवलपमेंट मतलब लेबरर की हाई वेज दूसरे के प्रॉफिट को कट कर रही है। वही तो मैं सोच रही थी कि ये बिल्कुल एक परिवार में टीवी रिमोट पर होने वाले झगड़े जैसा है। हाँ, अच्छा कंपैरिजन है ना? जहाँ सबका अपना अपना फेवरेट चैनल है, एक को न्यूज़ देखनी है, दूसरे को कार्टून। एक का फायदा लिटरली दूसरे का नुकसान है। एकदम सही काम। और ये सिर्फ गांव तक लिमिटेड नहीं है। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लेवल पर इसे देखें तो कॉन्फ्लिक्ट्स और भी सीरियस हो जाते हैं। जैसे एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके बिजनेसेस ग्रो करने के लिए उसे मैसिव अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। राइट, पावर तो चाहिए इंडस्ट्रीज को। तो उसके पर्सपेक्टिव से बड़ी नदियों पर बड़े डैम्स बनाना डेवलपमेंट का पिनकल है। उसके लिए वही प्रोग्रेस है। पर वेट, उस डैम के बनने से किसी का नुकसान भी तो हो रहा है ना? जैसे नर्मदा वैली का एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जैक्टली। जिस आदिवासी कम्युनिटी का घर, उनकी जमीन, पूरा जंगल उस डैम के पानी में डूब रहा है, उनसे पूछिए। ओह वाओ, उनके लिए तो ये डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, ये तो डिस्ट्रक्शन है। उनकी तो पूरी आइडेंटिटी ही सबमर्ज हो रही है। वही पॉइंट है। एक स्टेट लेवल पर मैसिव ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज टू इंडस्ट्रियलाइज्ड सेक्टर्स। तो एसेंशियली व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। आपने बिल्कुल करेक्ट सिंथेसाइज किया इसको। व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। सोशल प्रोग्रेस में ये कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत नेचुरल हैं। पॉलिसी मेकर्स का काम बस ये देखना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो। राइट। पर एक बात बताइए, जब लोग इतने अलग हैं और उनके गोल्स ऐसे क्लैश कर रहे हैं, तो क्या उन सब में कोई एक चीज कॉमन है? वेल, स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स तो यही अज्यूम करती है कि सबको अपनी इनकम बढ़ानी है। पैसा, इनकम, राइट? लेकिन क्या सिर्फ इनकम ही सब कुछ है? मैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट सोच रही थी यहाँ पे। हाँ, बताएं। मान लीजिए आपको एक जॉब ऑफर मिलता है, उसकी पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ह्यूज सैलरी, स्टॉक ऑप्शन, सब कुछ। साउंड्स गुड। वेट, आगे सुनिए। वहाँ वर्किंग आवर्स ब्रूटल है, जीरो जॉब सिक्योरिटी है और फैमिली टाइम तो भूल ही जाइए। वर्कप्लेस कल्चर भी एकदम टॉक्सिक है। ओके, अब उतना अच्छा नहीं लग रहा है। राइट। और दूसरी तरफ एक स्लाइटली लो पेइंग जॉब है, पर वहाँ पीस ऑफ माइंड है, जॉब सिक्योरिटी है, इक्वल ट्रीटमेंट है। तो थियोरेटिकली हाई सैलरी वाला बेटर डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट? पर लोग एक्चुअली मेंटल पीस चुनते हैं। बिल्कुल। और ये इसलिए क्योंकि
क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीजों पर या पैसों पर डिपेंड नहीं करती। मतलब नॉन मटेरियल गोल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एक बेसिक लेवल के बाद। फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट, ये चीजें इजीली मेजर नहीं की जा सकती, राइट? हाँ, इनका कोई इंडेक्स थोड़ी होता है इजीली। भाई इसे इग्नोर कर दिया जाता है, पर रियल डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी माइनॉरिटी या मार्जिनलाइज्ड व्यक्ति को बराबरी नहीं मिल रही तो उसको आप एक्स्ट्रा सैलरी देकर खुश नहीं कर सकते। वही तो, डिग्निटी को आप खरीद नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो सिर्फ रेगुलर वर्क और अच्छी वेजेस काफी नहीं है। अच्छा, पर अगर इंडिविजुअल्स के लिए इनकम को इवैल्यूएट करना इतना कॉम्प्लेक्स है तो हम पूरे देशों को कैसे कंपेयर करते हैं? I mean, ये तो मैक्रो लेवल की बात हो गई ना अब। हाँ, और मैक्रो लेवल पर कंपैरिजन के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक रिलेटिवली सिंपल मेट्रिक बनाया हुआ है, पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम, राइट? हाँ, देश की टोटल इनकम लीजिए और उसे टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए। पर वेट, हम सिर्फ टोटल इनकम क्यों नहीं कंपेयर कर लेते? उस देश के पास कितना पैसा है बस वो देख लो। क्योंकि हर देश की पॉपुलेशन अलग होती है ना। अगर एक देश की टोटल इनकम ज्यादा है पर वहां लोग भी 10 गुना ज्यादा हैं तो पर पर्सन वेल्थ तो कमी हुई। समझ गए। तो वर्ल्ड बैंक इस एवरेज के बेसिस पर हाई इनकम और लो इनकम कंट्रीज को क्लासिफाई करता है। बिल्कुल, पर व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये एवरेजेस बहुत यूजफुल तो हैं कंपैरिजंस के लिए, पर ये एक बहुत बड़ा झूठ छुपा लेते हैं। झूठ मतलब डिस्पैरिटीज की बात कर रहे हैं आप? हाँ, असमानताएं। एवरेजेस अंदर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली मास्क कर देते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक पिज्जा स्लाइस की एनालॉजी लेते हैं। ओके, लेट्स हियर इट। 2 कंट्रीज हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। दोनों में 5-5 लोग हैं और दोनों के पास 5 स्लाइसेस का एक पिज्जा है। एवरेज निकालें तो दोनों कंट्रीज में हर इंसान के हिस्से 1 स्लाइस आती है। राइट, मैथमेटिकल एवरेज तो एक ही आया। लेकिन रियलिटी देखिए, कंट्री ए में तो सबने 1-1 स्लाइस खा ली, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। पर कंट्री बी में क्या हुआ कि एक ही आदमी ने 4 स्लाइसेस अकेले खा लिए और बाकी 4 लोग भूखे रह गए। एग्जैक्टली, बाकी 4 लोग एक्सट्रीम गरीबी में हैं। तो एवरेज इनकम सेम होने के बावजूद सच्चाई बहुत अलग है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। जब आप सिर्फ मीन इनकम देखते हैं तो उस देश की पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोग टोटली इनविजिबल हो जाते हैं पेपर पर। वही तो, ये पर कैपिटा इनकम का एक बड़ा इल्यूजन है। और इसी इल्यूजन को तोड़ने के लिए हमें स्टेट लेवल रियल लाइफ टेस्टिंग करनी चाहिए। अगर हम अपने ही देश इंडिया का डेटा देखें। हाँ, मैं उस डेटा पॉइंट पर आने ही वाली थी। Here's where it gets really interesting. अगर हम टेबल डेटा हाईलाइट करें हरियाणा और केरला का, राइट, तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम केरला से एक्चुअली काफी ज्यादा है। हरियाणा हाई इनकम स्टेट है उस कंपैरिजन में। बिल्कुल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल आउटपुट काफी स्ट्रांग है वहाँ। पर जब हम दूसरे इंडिकेटर्स देखते हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR, जो कि सबसे क्रूशियल हेल्थ मेट्रिक होता है, वही तो केरला में 1 साल से कम उम्र के 1000 पैदा हुए बच्चों पर सिर्फ 6 की डेथ होती है, सिर्फ 6। और हरियाणा में ये नंबर 28 है, लगभग 3 गुना ज्यादा। ओह वाओ, ये तो बहुत स्टॉक डिफरेंस है। और सिर्फ यही नहीं, केरला में लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशो भी हरियाणा से बेहतर है। तो इसका सीधा सा कंक्लूजन ये निकलता है कि पॉकेट में रखा पैसा आपको सब कुछ नहीं दे सकता। एग्जैक्टली। I mean, आपकी जेब में पैसा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद लोगे अकेले, या इन्फेक्शियस डिजीजेस से बच जाओगे अगर बाकी सोसाइटी अफेक्टेड है। वही, और यहीं पर पब्लिक फैसिलिटीज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। पब्लिक फैसिलिटीज जैसे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स। हाँ, और भी बहुत कुछ। देखिए, सबसे सस्ता और बेहतर तरीका बेसिक गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने का उन्हें कलेक्टिवली प्रोवाइड करना है। मतलब ग्रुप में, एक-एक करके नहीं। बिल्कुल। सोचिए, पूरी लोकेलिटी के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखना सस्ता है या हर घर के लिए एक अलग गार्ड रखना? ऑब्वियस सी बात है, लोकेलिटी वाला सस्ता पड़ेगा। यही लॉजिक हेल्थ और एजुकेशन पे अप्लाई होता है। अगर केरला में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS अच्छा काम कर रहा है, जिसमें राशन मिलता है सस्ते में, हाँ, तो अगर स्टेट इफिशिएंटली राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्लिनिक्स चला रहा है, तो नेचुरली वहां के लोगों का हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस बेहतर होगा, चाहे उनकी पर्सनल इनकम थोड़ी कम ही क्यों ना हो। आई सी। तो बेसिकली कलेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर आइसोलेटेड प्राइवेट स्पेंडिंग को हमेशा आउट परफॉर्म करेगा। एग्जैक्टली। हरियाणा ने वेल्थ जनरेट की, पर केरला ने अर्ली ऑन पब्लिक कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट किया। तो अगर वर्ल्ड बैंक का पर कैपिटा इनकम मॉडल इनकम्प्लीट है, तो इसका बेटर मेजरमेंट क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि रियल डेवलपमेंट हो रहा है? इसके लिए हमें यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम
मतलब UNDP की तरफ देखना पड़ेगा। उन्होंने एक बेहतर मेजरमेंट बनाया है जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI कहते हैं। अच्छा, तो HDI में इनकम के अलावा और क्या-क्या देखते हैं? वो अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में एजुकेशन लेवल्स, हेल्थ स्टेटस जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी आती है, और पर कैपिटा इनकम, इन तीनों को कंबाइन करते हैं। ओह, तो वो इनकम को निगलेक्ट नहीं करते, बस उसमें हेल्थ और एजुकेशन ऐड कर देते हैं। बिल्कुल, उनका फोकस इस बात पर है कि इनकम इंसान के क्या काम आ रही है, इसलिए इसका नाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ये डेटा देखते हुए मैंने एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट नोटिस किया। सच में इट्स अ ह्यूज सरप्राइज। क्या था वो? श्रीलंका का एग्जाम्पल लीजिए। वो एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, हमारा पड़ोसी। उन्होंने डेकेड्स तक सिविल वॉर फेस किया। हाँ, उनकी इंटरनल स्टेबिलिटी काफी फ्रेजाइल रही है। लेकिन उनकी HDI रैंक्स देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए, या मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग, वो इंडिया से काफी आगे हैं। ये एक्चुअली ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट को काफी अनकंफर्टेबल कर देता है। सिर्फ वही नहीं, नेपाल और बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से कम होने के बावजूद उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा, वो भी इंडिया से बेटर है। हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है पर हेल्थ में पीछे हैं। यही पॉइंट मैं समझाना चाहता हूँ। अगर आप बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI और न्यूट्रिशन के डेटा का रेफरेंस लें, तो ह्यूमन को डेवलपमेंट के आगे लगाने का सीधा मतलब यही है कि देश के सिटीजन्स के हेल्थ और वेलबींग पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। मतलब इकोनॉमी को सिटीजन्स को सर्व करना चाहिए, ना कि सिटीजन्स को सिर्फ इकोनॉमी के पुर्जे बनकर रह जाना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर एक देश के वेयर हाउसेज ग्रेन्स से भरे हैं पर परचेसिंग पावर या पब्लिक फैसिलिटीज की कमी से लोग क्रॉनिकली अंडर अरेस्ट हैं, तो उस टोटल इनकम का क्या मतलब रहा? सही बात है। ये रिपोर्ट बेसिकली गवर्नमेंट्स को उनका ही आईना दिखाती है। हाँ, और ये जरूरी भी है। खैर, हमने ये तो तय कर लिया कि डेवलपमेंट क्या है, उसमें नॉन मटेरियल गोल्स का क्या रोल है और इसे मेजर कैसे करना चाहिए। पर मेरे दिमाग में एक और अलार्मिंग डायमेंशन आ रही है। कौन सी डायमेंशन? सस्टेनेबिलिटी। राइट, द क्राइसिस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। हाँ, हमारा आज का जो डेवलपमेंट मॉडल है, द करंट लेवल एंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट, क्या वो सच में सस्टेनेबल है? क्या वो आने वाले कल तक चल पाएगा? ऑनेस्ट आंसर दूं? बिल्कुल नहीं। प्रेजेंट लेवल्स की डेवलपमेंट जनरली सस्टेनेबल नहीं है। हम बेसिकली अर्थ के रिसोर्सेज को रेकलेसली माइन कर रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट से 2 मेजर एग्जाम्पल्स लेते हैं इसको समझने के लिए। पहला है ग्राउंड वाटर इन इंडिया। हाँ, पानी का मुद्दा बहुत क्रिटिकल है। टेक्निकल टर्म्स में तो ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, राइट? बारिश आएगी और जमीन के अंदर का पानी नेचुरली रिचार्ज हो जाएगा। थियरी में तो ऐसा ही होता है, पर एक्चुअली ये हेविली ओवरयूज्ड है। डेटा शो करता है कि 300 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में वाटर लेवल तेजी से डिक्लाइन हो रहा है, खासकर पंजाब और वेस्टर्न यूपी में, जहां एग्रीकल्चरल ओवरयूज है। वहीं हम एसेंशियली पानी को हार्वेस्ट नहीं कर रहे, हम पानी की माइनिंग कर रहे हैं। हम नेचर के रिचार्ज रेट से कहीं ज्यादा स्पीड से पंप कर रहे हैं पानी। ओह वाओ! तो ये तो रिन्यूएबल होते हुए भी डिप्लीट हो रहा है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का तो हाल और भी बुरा है, जैसे क्रूड ऑयल। हाँ, फॉसिल फ्यूल्स। ये तो नॉन रिन्यूएबल है ना, एक बार खत्म तो बस खत्म। मिडिल ईस्ट और USA के रिजर्व्स इतनी तेजी से एग्जॉस्ट हो रहे हैं कि प्रोजेक्शंस बताती हैं आने वाले दशकों में कमर्शियली वायबल ऑयल बचेगा ही नहीं। ये तो सच में डरावना है। अगर क्रूड ऑयल खत्म हो गया तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। एग्जैक्टली। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो हमें समझ आएगा कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अब सिर्फ किसी एक नेशन की प्रॉब्लम नहीं रही। राइट। ये एमिशंस और क्लाइमेट चेंज बॉर्डर्स की रिस्पेक्ट थोड़ी करते हैं। अगर एक देश मैसिव एक्सट्रैक्शन कर रहा है तो उसकी पेनल्टी पूरी दुनिया भुगत रही है। ये मुझे उस प्रोफाउंड फिलॉसफी की तरफ ले जाता है। एक ऐसी कोट है जिसपे हम सबको डीपली रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सुनाइए। कोट कुछ ऐसी है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फादर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। बहुत डीप है ये। है ना? मतलब हमने ये धरती अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाई है जिसे हम मर्जी से उड़ाएं। हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया हुआ है, और एज अ जनरेशन हम अभी उस बोरोड एसेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये सच में इस डिस्कशन को रैप अप करने का सबसे बेहतर तरीका है। अगर हम देखें तो डेवलपमेंट एक पेरिनियल डिबेट है, एक लगातार चलने वाला डिस्कोर्स है। बिल्कुल। ये सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये एक्चुअली इक्वालिटी, हेल्थ, पब्लिक फैसिलिटीज और सबसे इंपॉर्टेंट सस्टेनेबिलिटी को बैलेंस करने के बारे में है। हम रिसोर्सेज को फ्यूचर से लूट नहीं सकते अपनी आज की ग्रोथ दिखाने के लिए। आपने बहुत अच्छे से समराइज किया। तो इस एग्जॉस्टिव डीप डाइव के बाद मैं सेशन को एक फाइनल थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ एंड करना चाहूंगी। जरूर। आप लोग इस पर जरूर सोचिए।
अगर हमारी जीडीपी लगातार बढ़ती रहे, नए शॉपिंग मॉल्स और हाई राइज बिल्डिंग्स हर रोज बनते रहें, इकोनॉमी पेपर्स पर बूम करती रहे, राइट। पर आने वाली जनरेशन्स के पास पीने का साफ पानी ही ना हो और उन्हें सांस लेने के लिए साफ हवा ही ना मिले, तो क्या ऐसी आर्थिक तरक्की को हम सच में डेवलपमेंट कह सकते हैं? या फिर ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन का एक वेल ड्रेस्ड, हाईली सोफिस्टिकेटेड वर्जन है? ये सवाल हम सबको हॉन्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो आज के इस इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। अलविदा, और आपसे ऐसे ही एक डीप डाइव में जल्द मुलाकात